वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम सोलो मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में पढ़ेंगे। तो ये मॉडल आपको सबसे पहले तो हम ये जान लें, जो सोलो थे वो नोबेल प्राइज़ भी मिला था। और उनका जो ये सिद्धांत है वो, और ये एक न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे, और इनका जो सिद्धांत है वो हेरेट डोमर मॉडल का आप कह सकते हैं अपग्रेड वर्जन है। जो नाइफ एज की प्रॉब्लम आप हेरेट डोमर मॉडल में देखते हैं कि अगर इकॉनमी में एक बार भी ये डेविएशन हो जाएगा तो इकॉनमी कभी भी दोबारा अपने संतुलन स्तर पर वापस नहीं आ सकती है। या तो इकॉनमी में इन्फ्लेशन ही इन्फ्लेशन रहेगा या तो डिफ्लेशन की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे कैपिटल आउटपुट रेशियो को कांस्टेंट मान लिया जाता है, स्थिर मान लिया जाता है। यहाँ पे सोलो अपने मॉडल, जो सोलो का मॉडल है, ये हमें ये समझने में मदद करता है कि ग्रोथ के क्या डायनामिक्स हैं। और इनका जो मॉडल है वो लॉन्ग रन इकोनॉमिक ग्रोथ पर फोकस करता है, और ये दो तरह की ग्रोथ के बारे में बताता है। एक कैचिंग अप ग्रोथ है और दूसरा है कटिंग एज ग्रोथ। कैचिंग अप ग्रोथ का मतलब है कि जिसमें इकॉनमी में क्या करते हैं, हम फिजिकल कैपिटल के थ्रू आप ग्रोथ को अचीव करने की कोशिश करते हैं। और कटिंग एज में है कि जितनी जल्दी आपके पास नई आइडियाज़ आ जाते हैं उसका प्रयोग आप क्या करिए, प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए करिए। ये यूजीसी नेट एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है, और कहीं भी अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं तो ये इम्पॉर्टेंट आपके लिए पॉइंट हो सकता है। अगला इनका जो मॉडल है वो एक्सोजेनस मॉडल है, यानी कि ये बाह्य चरों के द्वारा उत्पादन की दर पर या इकोनॉमिक ग्रोथ पर क्या असर पड़ेगा इसका अध्ययन करते हैं। और ये देखते हैं कि समय, मतलब जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है हमारा, ओवर टाइम जो है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट या सेविंग रेट या टेक्निकल प्रोग्रेस की वजह से इकॉनमी में प्रोडक्शन लेवल पर या आउटपुट लेवल में क्या चेंजेस आते हैं, इसको बताता है। इनका भी सिद्धांत कुछ मान्यताओं पर आधारित है। जैसे पहला इनका एजम्पशन है कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो कांस्टेंट रेट से बढ़ेगी, ठीक है। दूसरा मानते हैं जो कंज्यूमर होंगे वो अपने आय का कुछ भाग जो है वो बचत के रूप में रखेंगे, ठीक है, और बाकी भाग उपभोग पर खर्च कर देंगे। सभी जो फर्में हैं उनके उत्पादन की जो तकनीकी है वो समान होगी, और वो कैपिटल और लेबर को एज अ इनपुट यूज़ कर रहे हैं, और इनका जो प्रोडक्शन फंक्शन है उसमें कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल देखने को मिलता है, ठीक। ये सोलो मॉडल का डायग्राम है, जहाँ पे एक्स एक्सिस पे आपको कैपिटल को दिखाया गया है और वाई एक्सिस पे आउटपुट को दिखाया गया है। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे 45 डिग्री जो लाइन है वो डेप्रिशिएशन को दिखाता है, और ये लाइन जो है ये इन्वेस्टमेंट लेवल को दिखा रही है, और एक वाई √k लिखा है, ये आउटपुट लेवल को दिखाता है, ठीक। इनके मॉडल में जो है दो महत्वपूर्ण कंपोनेंट हैं। पहला है प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन क्या दिखाता है कि आगत और निर्गत के बीच के संबंध को दिखाता है, ठीक है, कि उत्पादन के साधनों का प्रयोग करके हम कितना उत्पादन कर सकते हैं। तो आप ये जो प्रोडक्शन यहाँ फंक्शन देख रहे होंगे कि आउटपुट इक्वल टू मतलब फंक्शन ऑफ ELKA, ठीक। यहाँ पे ओ जो है आउटपुट को रिप्रेजेंट करता है, और EL, ठीक, यहाँ पे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, हम इसे L भी ले सकते हैं, कंसीडर करेंगे। L जो है लेबर को दिखाता है, और अगर इसके आगे E लगा है तो E जो है एजुकेशन को दिखाता है, ठीक है, यानी स्किल्ड लेबर या ह्यूमन कैपिटल की हम बात कर सकते हैं, कह सकते हैं इसको, अगर EL एक साथ लेते हैं हम। और K जो है वो फिजिकल कैपिटल को दिखाता है, जिसमें मशीनरी, रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर्स इत्यादि आते हैं। और जो A है वो दिखाता है कि जो हमारा नॉलेज है वो कैपिटल के साथ कंबाइन होकर किस तरह से वैल्यूएबल आउटपुट को प्रोड्यूस करता है, ठीक। इनके मॉडल में जो कैपिटल है वो इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ा सकता है, ठीक, बट इनके थ्योरी में क्या है कि डिमिनिशिंग रिटर्न्स आपको देखने को मिलेगा, यानी आप जैसे जैसे शुरुआत में कैपिटल स्टॉक बढ़ाएंगे आपका प्रोडक्शन तेज़ी से बढ़ेगा, पर धीरे धीरे क्या होगा, उसमें घटती हुई दर से वृद्धि देखने को मिलेगी। दूसरा ये बात करते हैं कैपिटल डेप्रिसिएशन की। डेप्रिसिएशन इंक्रीजेज एट अ कांस्टेंट रेट एज द कैपिटल स्टॉक इंक्रीजेज, यानी जैसे जैसे हम अर्थव्यवस्था में कैपिटल स्टॉक की मात्रा बढ़ती जाती है वैसे वैसे क्या होता है, डेप्रिसिएशन भी बढ़ता जाता है, ठीक है। कैपिटल एक्यूमुलेशन कहाँ से आता है, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट से, ठीक।
अब स्टडी स्टेट लेवल ऑफ कैपिटल कौन सा पॉइंट है? वह पॉइंट है जहाँ पे इन्वेस्टमेंट बिकम इक्वल टू डिप्रिशिएशन। ठीक, अब हम ऊपर के डायग्राम में जाएंगे और यहाँ पे देखेंगे कि जो पॉइंट ई है, ठीक है, पॉइंट ई जो है वो स्टडी स्टेट ऑफ कैपिटल दिखाता है, जहाँ पे आपको ये लाइन जो है 45 डिग्री वो दिखाती है डेप्रिशिएशन को, और ये आपको जो कर्व जैसी लाइन दिखाई दे रही है ये इन्वेस्टमेंट लाइन है। ठीक है, तो जब डेप्रिशिएशन और इन्वेस्टमेंट एक दूसरे के जिस बिंदु पर बराबर होंगे वही पॉइंट जो होगी स्टडी स्टेट ऑफ कैपिटल की कहलाएगी, और इसे हम ऊपर ले जाएंगे आउटपुट कर्व तक, तो आपको पता चलेगा कि इस लेवल पर कितना ज़्यादा मात्रा में अर्थव्यवस्था में प्रोडक्शन होगा। ठीक, यहाँ पे आप देखिए, अगर आप देख सकते हैं कि ई पॉइंट के अगर हम अंदर की तरफ देखें यहाँ पे, तो आप देखिए शुरुआत में जब इन्वेस्टमेंट इकॉनमी में बढ़ रहा है तो क्या है, डेप्रिशिएशन जो है कम है और कैपिटल स्टॉक में जो है वृद्धि इकॉनमी में हो रही है। क्योंकि डेप्रिशिएशन का मतलब क्या होता है कि जब भी हम कोई मशीनरी इत्यादि प्रयोग में लाते हैं तो समय के साथ साथ उसमें टूट फूट होती रहती है। ठीक है, तो उसको हमको रिप्लेस करना पड़ता है। ठीक, उस पर जो कॉस्ट आती है उसे ही हम डिप्रिशिएशन कहते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए डिप्रिशिएशन रेट कम है और इन्वेस्टमेंट इकॉनमी में ज़्यादा है, कैपिटल स्टॉक तेज़ी से ग्रो कर रहा है। पर अगर ई पॉइंट के आप इस साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि डिप्रिशिएशन ज़्यादा है और इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है, यानी इकॉनमी में जो है डिप्रिशिएशन ज़्यादा होने की वजह से कैपिटल स्टॉक में ज़्यादा वृद्धि नहीं हो रही है, बल्कि ये श्रिंक हो रहा है। तो इकॉनमी में क्या होगा कि अगर इधर इसके ई पॉइंट के अगर राइट साइड में भी अगर आता है तो उसमें ई पॉइंट की तरफ जाने की प्रवृत्ति होगी, और लेफ्ट साइड में जाएगा तो भी उसके ई पॉइंट की तरफ जाने की प्रवृत्ति दिखाई देगी। ठीक है, और ये आगे बताते हैं कि डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल हर समय काम करेगा, अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है तब भी, कैपिटल स्टॉक बढ़ रहा है तब भी। ठीक, कैपिटल एक्यूमुलेशन उन्होंने बताया सेविंग और इन्वेस्टमेंट से आता है, और स्टडी स्टेट लेवल ऑफ आउट कैपिटल इज दैट पॉइंट वेयर इन्वेस्टमेंट बिकम्स इक्वल टू द डेप्रिशिएशन। द स्टडी स्टेट इज द की टू द सोलो मॉडल। ठीक, if we reach the steady state level of capital we also reach the steady state level of output। अगर इकॉनमी में डेप्रिशिएशन ज़्यादा है इन्वेस्टमेंट से तो इसका मतलब है कैपिटल स्टॉक को की जो रिपेयर की और ज़रूरत है, बट देयर इज नॉट एनफ इन्वेस्टमेंट टू डू ऑल द नीडेड रिपेयर सो दैट कैपिटल स्टॉक श्रिंक्स। इट विल पुश द इकॉनमी बैक टुवर्ड्स कहाँ, स्टडी ग्रोथ। और अगर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है तो कैपिटल स्टॉक बढ़ता है और इकॉनमी विल मूव टुवर्ड्स स्टडी ग्रोथ। ठीक, अब नीचे का डायग्राम हम देखेंगे कि अगर इकॉनमी में सेविंग रेट बढ़ जाता है तो क्या होता है कि जो हमारा इन्वेस्टमेंट कर्व है, ये देख सकते हैं आप, इनिशियल इन्वेस्टमेंट कर्व है, और ये आपको जो दिख रहा होगा I1, ये क्या है, ये सेविंग रेट बढ़ने के बाद जो है इकॉनमी में इन्वेस्टमेंट का लेवल ऊपर की तरफ बढ़ेगा और फिर इकॉनमी में क्या होगा, आउटपुट लेवल बढ़ जाएगा। ठीक, now investment is higher than depreciation adding to capital stock and the economy started to grow because of a diminishing return, the economy will reach at the new economy फिर से क्या करेगी, नए स्टडी स्टेट ऑफ कैपिटल की स्थिति में पहुंच जाएगी। ठीक है, अब इनके मॉडल का इम्प्लीकेशन क्या है कि देयर इज ए नो ग्रोथ इन द लॉन्ग रन इफ कंट्रीज हैव द सेम लेवल। अगर किसी भी कंट्रीज में पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट, सेविंग रेट और डिप्रिशिएशन रेट एक ही दर से बढ़ रही है तो कोई भी ग्रोथ रेट नहीं होगी। दे हैव द सेम स्टडी रेट, दस दे विल कन्वर्ज। दिस मॉडल प्रेडिक्ट्स कंडीशनल कन्वर्जेंस, और इसमें जो गरीब देश हैं उनके बढ़ने की ज़्यादा संभावनाएं हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।